Good morning, everyone. Today we can start about next crop, tobacco. So let's start. Tobacco is a most important cash crop. It means ये हमारे इंडिया की या फिर वर्ल्ड की हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है. मीन्स नकदी फसल. Next point is India ranked third. India ranked third in both area and production. In both area and production. भारत की वर्ल्ड में टोबैको प्रोडक्शन में या फिर टोबैको एरिया की बात हम करें तो उसमें थर्ड रैंक है वर्ल्ड में. ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें टोबैको की तो ओरिजिन प्लेस है टोबैको का सेंट्रल अमेरिका, और मैक्सिको. सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया एंड प्रोडक्शन. एरिया एंड प्रोडक्शन. पहले ही देखो शुरुआत में हमने देख लिया है कि अपने इंडिया की थर्ड रैंक है. अगर वर्ल्ड में मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन की बात करी जाए तो चाइना फर्स्ट है, both in area as well as production. Now next one is classification. Next हम बात कर रहे हैं classification of tobacco plant species. Classification. Basically two species of tobacco, that is first one is Nicotiana tobacco. Now second one is Nicotiana rustica. And what is the difference between them? So we can start one by one. First difference is यदि हम बात कर रहे हैं निकोटियाना टोबैकम की, देन प्लांट साइज की हम बात करें. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट साइज, देन प्लांट साइज इज ऑलमोस्ट 150 to 250 सेंटीमीटर. 150 से 250 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये टालर प्लांट है. अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें तो ये टालर प्लांट है. इसकी अगर साइज की बात हम करें, इसकी लेंथ की बात हम करें तो इसकी लेंथ है 90 to 120, 90 से 120 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा टॉलर प्लांट है. अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, दैट इज अगर इसके लीव्स की बात करें तो लीफ लार्ज होती है, इसकी लीव्स स्मॉल होती है, बट इसकी लीफ ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है. इसकी लीव्स नैरो होती है. नैरो मीन्स लीफ की लेंथ लंबी होगी, बट लीफ की जो विड्थ है, जो उसकी एक चौड़ाई है, वो इसके केस में कम होगी बिकॉज से नैरो लीफ है. इसके केस की हम बात करें तो लीफ की लेंथ जो है वो बहुत कम है, बट जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो इसके केस में ब्रॉड है, इससे ज़्यादा है. तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस है निकोटियाना टोबैकम और रस्टिका में. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ये जो स्पीसीज है ये किस किस में काम में आती है? ये सिगरेट में काम में आती है. सिगरेट, चेविंग पर्पस एंड सिगार पर्पस. इसमें अगर निकोटिन कंटेंट की बात करें तो 0.5 to
5.5% निकोटीन कंटेंट होता है, निकोटियन टोबैकम के अंदर। और निकोटियाना रस्टिका की बात करें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 3.5 to 8% निकोटिन कंटेंट होता है। इट मीन्स अगर निकोटिन कंटेंट की बात करें तो निकोटियाना रस्टिका ज़्यादा बेटर है। बट निकोटिन के साथ साथ अगर हम दूसरी क्वालिटीज़ की बात करें, क्वालिटीज़ मीन्स टेस्ट, फ्लेवर, बहुत सारी अगर और दूसरे अगर फैक्टर्स की हम बात करें तो ये बेस्ट है इसके कंपैरिजन में। महंगा भी है इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो, ये इसकी जो रेट है वो कॉस्टली है और महंगा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन मीन्स ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। निकोटियाना टोबैकम या निकोटियाना स्पीसीज हम कह सकते हैं, निकोटियाना स्पीसीज, बिकॉज ये तब बोलेंगे जब किसी एक क्रॉप के अंदर उसका जीनस सेम हो बट उसकी जो स्पीसीज है वो डिफरेंट हो या बहुत सारी हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को इंडिकेट नहीं करेंगे, उस केस में हम क्या लिख देंगे, स्पीसीज लिख देंगे हम। देन सेकेंड वन इज फैमिली। टोबैको प्लांट्स सोलेनेसी फैमिली पर प्लांट है। और कौन सी क्रॉप आती है सोलेनेसी में? टोमेटो, पोटैटो, चिलीज एक्सेट्रा। ये एक सेलो रूटेड प्लांट है। टोबैको इज ए सेलो रूटेड प्लांट। इट मीन्स जो रूट की जो लेंथ होगी वो बहुत कम होगी और इसीलिए मोस्ट ऑफ केस में ये होता है कि जब सेलो रूट सिस्टम होगा तो उसमें रूट सिस्टम जो कि फाइब्रस होगा। अगर किसी भी क्रॉप का रूट सिस्टम फाइब्रस है इट मीन्स वो सेल होगा। जैसे किसी भी क्रॉप का रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम है तो वो उसके कंपेरेटिवली वो ज़्यादा डिफर जाएगा। क्योंकि हम अगर किसी दो स्पीसीज की बात करें, ये वीट है और ये हम बात कर लेते हैं कॉटन। कॉटन में टैप रूट सिस्टम होता है, वीट के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अब फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है, उसमें बहुत सारी सेकेंडरी छोटी छोटी फाइबर्स लाइक रूट्स होती है और इनकी जो डेप्थ है सॉइल के अंदर वो ज़्यादा होती नहीं है। इसके केस में एक टैप रूट जो है एक मेन रूट होती है जो कि बहुत डीपर लेयर तक जाती है और फिर उससे सेकेंडरी और उसके सेकेंडरी के साथ साथ टर्सरी जो रूट्स होती है। इसलिए ये रूट सिस्टम जो है इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा डीपर होता है। इसलिए हमेशा टैप रूट सिस्टम की जो भी क्रॉप होगी वो वाटर के प्रति वाटर लिमिटेशंस के लिए रेजिस्टेंट होती है। ये क्रॉप इतनी रेजिस्टेंट होती नहीं है क्योंकि सिर्फ सेलो रूट सिस्टम होता है। तो टोबैको के अंदर भी सेलो रूट सिस्टम है, इसलिए वाटर के अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन, तो इसके लिए क्रॉप बहुत सेंसिटिव है। इसलिए टोबैको के अंदर हमेशा सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए। अब वेट और मॉइस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो दो सिचुएशन है, फर्स्ट वन इज वेट, सेकंड वन इज मॉइस्ट। वेट मीन्स अगर हम नेक्ड आई से हम पानी को देख सके, जैसे कोई तालाब भरा हुआ है और तालाब में हम डायरेक्ट उस पानी को देख सकते हैं, इट मीन्स कौन सी सिचुएशन हो गई? वेट सिचुएशन। किसी फील्ड में गए, वहाँ पे हमने जस्ट इरिगेशन करी है या फिर आफ्टर जस्ट इरिगेशन के बाद हम वहाँ गए तो हमने देखा कि यहाँ पे पानी खेत में भरा हुआ है, तो हम उसे नेक्ड आई से हम नग्न आंखों से उसे देख रहे हैं, इट मीन्स वो कौन सी कंडीशन हो गई? वेट। सेकंड कंडीशन जो है मॉइस्ट, उसके अंदर क्या होता है देखो कि जब हम फील्ड में गए, इरिगेट किया फील्ड को, उसके 2 या 3 दिन बाद हम फील्ड में गए और हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि हम हाथ में मिट्टी को लें तो हमें ऐसे थोड़ी गीलेपन का एहसास हो रहा है,
हम गीलेपन का एहसास हो रहा है मिट्टी को, इजीली हमें लग रहा है कि इसमें पानी है, लेकिन हम नेक्ड आई से उस वाटर को नहीं देख पा रहे हैं। कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब हम नेक्ड आई से उस वाटर को नहीं देख पा रहे, फिर भी उसमें वाटर है। इट मीन्स जब हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते तो उस कंडीशन को बोलते हैं मॉइस्ट कंडीशन। और टोबैको के लिए सॉइल को ऑलवेज मॉइस्ट कंडीशन में रखना चाहिए, वेट में कभी नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज इसकी क्वालिटी जो है, बर्निंग क्वालिटी, वो डिट्रॉइट हो जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। देखो, टोबैको इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप है। वैसे जितनी भी खरीफ क्रॉप्स है वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है, जितनी भी रबी क्रॉप है वो सब टेम्परेट क्रॉप होती है। बट यहाँ हम इस केस की बात करें तो टोबैको ऐसे बेसिकली तो रबी क्रॉप है, बट इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे ह्यूमिडिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारे यहाँ की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें कि हम टोबैको ग्रो करना चाहें, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत, टेम्परेचर फैक्टर हमें मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बट जो ह्यूमिडिटी जो कंडीशंस है, जो हमारे यहाँ पे सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नमी है वो नहीं रह पाती है जब, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसके लिए हॉट और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। इट मीन्स टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो। बट राजस्थान के केस में टेम्परेचर तो हाई है, बट वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है। इसकी वजह से हम यहाँ पे ये हमारा एक यहाँ की क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसका ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे टोबैको कल्टीवेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो आंध्र प्रदेश की बात करें हम, वहाँ पे टोबैको का सेंटर भी है राजामुंद्री में। तो वहाँ पे ये क्यों ग्रो होता है? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे कोस्टल, या हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया, जैसे इक्वाटर के हम पास में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम हो रहा है। पहली चीज़ तो टेम्परेचर हाई है, दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन भी है। तो ये बेटर जो कंडीशन चाहिए उसके टोबैको की जो कंडीशन जो चाहिए टोबैको की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट और उसके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और भी कई उसके जो फैक्टर्स है, उसकी क्वालिटी, उसके लिए तो एक बेस्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे इजीली ग्रो होता है और क्वालिटी भी बेस्ट रहती है। तो टोबैको जो ट्रॉपिकल क्रॉप, इसके जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, दैट इज फॉर जर्मिनेशन, that is for growth. Now next one is now we talk about soil requirement of tobacco. क्या क्या soil requirement हो सकती है tobacco की? Soil requirement, first of all अगर टेक्सचर की हम बात करें तो इसके लिए लोमी टेक्सचर वाली सॉइल सुटेबल है। लोमी टेक्सचर की क्यों? बिकॉज किसी भी क्रॉप की बात हम करें, मोस्ट ऑफ क्रॉप की बात करें, तो उसमें जो सॉइल रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली लोमी है, एक्सेप्ट सम क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन, वेयर मे बी क्ले सॉइल आल्सो मे बी प्रेफरेबल। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ क्रॉप, देन loamy soil most favorable. Why it's so? Because in case of loamy soil, the ratio of macro and micro pores should be equal. In case of loamy soil, the ratio of macro and micro pore कैसा होता है? 1:1. It means macro pores भी उतने हैं और माइक्रो पोर्स भी उतने हैं। रेशियो क्या है? सॉरी डिस्टर्बेंस।
मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो इस केस में देखो मैक्रोपोर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मैक्रोपोर रेस्पॉन्सिबल है एरेशन के लिए। माइक्रोपोर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए। इट मींस यदि कोई ऐसी सोइल है, तो हम बात करें सैंडी की, उसमें मैक्रोपोर बहुत ज्यादा रहते हैं, माइक्रोपोर बहुत कम है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी? वहां पे एरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैक्रोपोर बहुत ज्यादा है। बट सैंडी सॉइल के अंदर माइक्रोपोर की जो संख्या है वो या प्रेजेंसी है, जो प्रेजेंट उनकी है माइक्रोपोर्स की, वो बहुत कम है। तो उस केस में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। तो वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बिल्कुल नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, हमें रेगुलर इरिगेट करना पड़ेगा फील्ड को। इस वजह से हम सैंडी सॉइल्स को ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं अगर हमारे पास वाटर की स्कैर्सिटी है। बट और दूसरी कंडीशन से क्ले सॉइल की बात हम करें तो क्ले सॉइल के अंदर क्या होगा? मैक्रोपोर तो बहुत कम है, माइक्रोपोर बहुत ज़्यादा है। माइक्रोपोर की वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, बट वहाँ पे मैक्रोपोर नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमेशा एरेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। हम थोड़ी सी भी इरिगेट करेंगे फील्ड को तो वो भरा रहेगा, वहाँ पे वो इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, परकुलेट नहीं होगा, उसका सीपेज नहीं होगा। तो उससे क्या है कि एक तो वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट होगी, दूसरी क्या सिचुएशन होगी कि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो बहुत सारे, तुम्हें पता है, हमें पता है कि बहुत सारे एनारोबिक कंडीशन में बहुत सारी जो रिएक्शंस है वो ऐसी होती है जो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो चेक हो जाता है, धीरे धीरे प्लांट की डेथ हो जाती है। तो हमें कौन सी सॉइल प्रिफेर करते हैं सभी क्रॉप्स के लिए? मोस्ट ऑफ केस में लोमी सॉइल, बिकॉज इसमें एरेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज माइक्रोपोर्स भी है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है बिकॉज माइक्रोपोर्स भी है। तो ये दोनों जब इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं तो वहाँ पे जो सॉइल्स है उसमें एरेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारी क्रॉप अच्छी होती है। तो इसके लिए जो सॉइल रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे, तो लोमी सॉइल चाहिए और स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस प्रेफर करती है ये क्रॉप जो है टोबैको, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन हो। तो उसमें इसका जो प्रोडक्शन है वो हम इसका पोटेंशियल प्रोडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीड एंड सोइंग की। सीड एंड सोइंग, सीड एंड सोइंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर, क्योंकि सीड्स बहुत स्मॉल होते हैं टोबैको के, स्मॉल सीड्स की वजह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको फील्ड में ऐसे ग्रो नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली हम इसकी सोइंग नहीं कर पाते हैं स्मॉल सीड्स की वजह से। तो हम सबसे पहला हमारा क्या काम है, हम नर्सरी राइज करते हैं, और नर्सरी राइज करने के लिए नर्सरी के अंदर जो सीड रेट चाहिए वो चाहिए 2 to 3 kg पर हेक्टेयर। जब 6 to 8 लीव्स का जो प्लांट हो जाता है, 6 to 8 लीव्स का जो प्लांट हो जाता है, तो उस सिचुएशंस के अंदर हम 6 to 8 लीव्स नहीं है यहाँ पे, 6 to 8 वीक्स जब उस सीडलिंग का ड्यूरेशन हो जाता है तो उस स्टेज पर हम इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसकी जो प्रीरिक्विजाइट्स क्या क्या है वो सब मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, देन आप उसमें से ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो या पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर की। मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर, देखो मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो इसके लिए जो क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है तो इसकी क्वालिटी को क्या कर देगा, डिट्रॉइट कर देता है। इसलिए क्लोरीन कंटेंट हमारी सॉइल के अंदर जिसमें हम टोबैको ग्रो कर रहे हैं कम होना चाहिए, या बहुत कम होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इसका जो केस है, इसमें पोटेशियम की जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो पोटेशियम इसकी बर्निंग क्वालिटी के लिए बहुत असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। इसकी जो टोबैको की जो बर्निंग क्वालिटी है इसके लिए बहुत असेंशियल न्यूट्रिएंट है। इसलिए अगर हमारी सॉइल ऐसी है जिसमें पोटेशियम की कमी है, देन हमें पोटेशियम की जो अमाउंट्स है
और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज हमारी जो बर्निंग क्वालिटी जो है इसकी टोबैको की वो डिटोरेट हो जाएगी। और सिंपल जो नाइट्रोजन अगर हम डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन से क्या ग्रोथ तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट्स की बढ़ेगी, बट अगर नाइट्रोजन ज़्यादा एक्सेस डाल देंगे तो उसकी क्वालिटी जो है डिटोरेट हो जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन का एक प्रॉपर अमाउंट हमें डालना है। और कितने इसके रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर आरडीएफ क्या है वो आपको मैं पीडीएफ से आप देख सकते हो, वो अभी आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें, वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है कि इसके अंदर कंटिन्यूस सॉइल को हमें मॉइस्ट रखना है। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कभी भी, क्योंकि हम अगर जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं हमारे पास आर्टिफिशियल इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है तो हम इसको ग्रो नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सॉइल्स के अंदर हमेशा हमें इतनी फील्ड को इतना भी इरिगेट नहीं करना कि वहाँ पे पानी भरा रहे, बट हमेशा हमें रेगुलर या वीकली या फिर हम कह सकते हैं कि 15 डेज अगर विंटर की बात करें, इस इंटरवल्स पे हमें फील्ड को इरिगेट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। वीड मैनेजमेंट की एक खास इस क्रॉप की एक खास खासियत है, उसमें यह है कि इसमें इन जनरल अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कोई वीड्स होते नहीं है, क्योंकि स्मूथनिंग जो इफेक्ट है, क्योंकि क्रॉप बहुत डेंस ग्रो की जाती है, फॉलेज इतना होता है कि वो ऑलमोस्ट पूरे सॉइल को कवर करके रखता है। तो इस वजह से यहाँ पे टोबैको के अंदर आई थिंक कुछ ज़्यादा वीड्स की प्रॉब्लम है नहीं, बस एक पैरासिटिक वीड है जिसको हम ओरोबैंकी बोलते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स टोबैको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ये एक पैरासिटिक वीड है जो कि उसी प्लांट्स के ऊपर, पैरासिटिक में भी ये टोटल रूट पैरासिटिक वीड है, रूट टोटल रूट पैरासिटिक वीड है, जो कि उसके अंदर अपने होस्ट एरिया एंटर करके रूट्स के अंदर और अपना फूड वहीं से अपटेक करता रहता है टोबैको प्लांट से। तो इसको हमें कंट्रोल करना है। इसके कंट्रोल के लिए हमारे पास या तो हम इसको कर सकते हैं, हैंड पुलिंग कर सकते हैं, मीन्स हाथ से उखाड़ सकते हैं। हम क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन के साथ साथ हमें जब किसी सॉइल्स जहाँ पे हमें लग रहा है कि इसका इन्फेस्टेशन ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उस केस के अंदर ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी क्रॉप, दूसरी क्रॉप हम ग्रो करें जो जिसपे इसका अटैक हो तो रहा हो, बट जैसे इसका जर्मिनेशन को तो प्रमोट कर दे, बट उसके आगे उसकी जो ग्रोथ साइकिल है वो उसे कंप्लीट ना करने दे। मीन्स उसका जर्मिनेशन को तो प्रमोट करे। कुछ ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स है जो उसको रिलीज, ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो उसके जर्मिनेशन को तो प्रमोट करती है, बट आफ्टर उसको अपने ऊपर खुद को पैरासिटिक नहीं होने देती है। तो ऐसी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिंग। टॉपिंग मीन्स देखो, ये टोबैको प्लांट्स है, ये टोबैको लीव्स है। टॉपिंग मीन्स हम क्या करेंगे, जो टॉप पोर्शन जो है जो ग्रो हो रहा था, इस टॉप पोर्शन को हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने से क्या होगा कि जैसे हमने इसके टॉप पोर्शन को कट किया तो इसकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी कहाँ डाइवर्ट हो जाएगी, लेटरल लीव्स के अंदर। जो इसकी जो सेकेंडरी है, जो इधर जो लीव्स निकल रही है इनके अंदर वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। देन उससे, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक पार्ट क्या है इसमें टोबैको के अंदर, लीव्स। देन हम अगर इसको टॉपिंग कर देते हैं तो हमारी लीव्स की जो जितनी भी एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। देन उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और इकोनॉमिकल पार्ट जो लीव्स है वो उसकी संख्या भी बढ़ेगी और उसकी साइज भी बढ़ेगी। तो ये है टॉपिंग। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिसकरिंग की। Desuckering means removal of lateral and newly raised suckers. It means that is tobacco plants, that is leaves,
and this one is secondary टिलर्स। ये टिलर्स बाद में प्रोड्यूस हुए हैं, तो जैसे बाद में प्रोड्यूस हुए हैं तो ये क्या है कि ये जो इस प्लांट्स को जो यहाँ पे रूट से जो एनर्जी मिल रही है मिनरल्स अमाउंट या वाटर की वजह से, तो ये कुछ एनर्जी इनमें भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब इनमें ट्रांसफर होने की वजह से ये जो मेन जो हम इकोनॉमिक पार्ट है लीव्स या मेन जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं इसके अंदर लीफ नहीं आएगी, बाद में हो सकता है मे बी इसमें भी लीफ का फॉर्मेशन हो और ये भी इकोनॉमिकली पार्ट हमारा इकोनॉमिक पार्ट बन सकता है। बट अगर हम एट ए टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो लीव्स ऑलरेडी बन चुकी है तो उसके अंदर जो एनर्जी ना जाकर एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनको यहाँ से हटा देना है ताकि हमारे जो बिल्कुल जो टिलर्स है एक फिक्स संख्या में हम टिलर्स रख सकते हैं 1 2 आइदर 3, तो ऐसे रखने के बाद जो, क्योंकि ऐसा है कि इनमें जब एनर्जी जाएगी नहीं तो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी यहाँ पे, और हमें यील्ड भी ज़्यादा मिलेगी और हमारी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, देखो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के बारे में हम सिर्फ मैं नाम डिस्कस कर रहा हूँ और तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। फर्स्ट डिजीज है डैम्पिंग ऑफ, सेकंड फ्रॉग आई स्पॉट, नाउ थर्ड वन इज पाउडरी मिल्ड्यू, ये इसकी डिजीज है। इनके क्या सिम्टम्स है, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। और अगर इसमें इंसेक्ट की बात करें तो बेसिकली टोबैको के अंदर कोई ऐसा हार्मफुल ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो उसके ज़्यादा जिसका कि ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो, इट मीन्स वो ज़्यादा उसको क्षति पहुंचाए या उसके लिए हार्मफुल हो। बट फिर भी कुछ पेस्ट है जैसे टोबैको कैटरपिलर, कभी कभार ये जो इंसेक्ट है ये उसकी ग्रोथ और ये बेसिकली नर्सरी में अटैक करता है, ये मेन फील्ड में कम अटैक करता है और नर्सरी में ज़्यादा अटैक करता है, तो ये बेसिकली इसको कभी कभार नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम बोरर, ये दो इंसेक्ट है जो कभी कभार टोबैको को क्षति पहुंचाते हैं या इनके लिए हार्मफुल है। चलो आगे बात करते हैं हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। टू टाइप से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, प्राइमिंग और स्टॉक कट मेथड। इट मीन्स बेसिकली कई जगह पढ़ा भी होगा, हार्वेस्टिंग ऑफ टोबैको, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमिंग। प्राइमिंग मीन्स रिमूवल ऑफ लीव्स, रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स, आइदर लीव्स और मैच्योर लीव्स। तो जब हम जो लीव्स जो मैच्योर हो जाती है इकोनॉमिक जो उसमें जो एक जो कंटेंट जो है निकोटीन की बात करें या और दूसरे कोई न्यूट्रिएंट्स की बात करें, उसमें प्रॉपर अमाउंट में एक सर्टेन टाइम के बाद अगर हो जाता है तो हम उस लीव्स को वहाँ से डिटेच कर लेते हैं। तो इसी जो प्रोसेस है, जो ये डिटेच करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। नाउ सेकंड मेथड जो है स्टॉक कट मेथड, इट मीन्स इसमें जो पूरे प्लांट है उसको यहीं ग्राउंड से काट दिया जाता है और काट के रख दिया जाता है धूप में। फिर आफ्टर उसकी जो प्राइमिंग और क्यूरिंग जो प्रोसेस है, प्राइमिंग के बाद क्यूरिंग प्रोसेस है वो करके और उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। क्या हो गया? डिपार्टमेंट खुल नहीं रहा, मैं खोला सबमिशन से बताओ। अच्छा जस्ट सफाई करो तो फटाफट कर दो, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं क्योंकि मेरे को जाना है अभी, है ना। तो आप देख लो, ना डेली नहीं खुलेगा। अगर आप यहाँ हो अभी 5-7 मिनट तो ये देख लो, कोई पत्ते होते हैं तो उनको कर दो, है ना।
और रूम के अंदर तो मत करना, किसी के रूम के अंदर, है ना। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हार्वेस्टिंग के बाद हम देखते हैं इसकी क्योरिंग। बेसिकली क्योरिंग बहुत सारी क्रॉप्स में हमें क्योरिंग या फिर करिंग भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग करने के जस्ट बाद हम उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, या उसको हम डायरेक्टली ऐसे जैसे कट किया वहाँ से, और उसका जो कुछ जो ऐसा पार्ट्स है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, उसको डायरेक्टली हम डिटेच नहीं कर पाते हैं और स्टोर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके अंदर कुछ एक्सीडेंट जो होते हैं, जो कुछ ऐसे मटेरियल्स जो है वो रिलीज होते रहते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कभी देखा होगा ऑनियन के अंदर, देखा होगा गार्लिक में, देखा होगा ग्राउंड नट में, देखा होगा। इन सब क्रॉप्स के अंदर क्या करते हैं हम, जब जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको धूप में छोड़ देते हैं। तो धूप में छोड़ने से क्या होगा कि उसका जो वेजिटेटिव जो पार्ट्स है, लीव्स, स्टेम वगैरह, वो एक तरह से बिल्कुल सूख जाते हैं। उसके बाद हम उसको वहां से डिटेच करते हैं, देन उसकी क्वालिटी जो है अफेक्ट नहीं होती। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्यूरिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो टोबैको में भी की जाती है। टोबैको में क्यूरिंग की बहुत सारी मेथड से क्यूरिंग की जाती है। फर्स्ट मेथड है फ्लू क्यूरिंग। फ्लू क्यूरिंग के बाद एयर क्यूरिंग, और भी कई मेथड है, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इनकी भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्यूरिंग के बाद हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यील्ड की। अगर हम टोबैको की यील्ड की बात करें तो यील्ड में भी काफ़ी वेरिएशन है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर भी हम किस पर्पज से उसको ग्रो कर रहे हैं। हम जैसे सिगरेट, निकोटियाना टोबैकम है, टोबैकम के अंदर जैसे सिगार है, सिगार के बाद हो सकता है सिगरेट है, चेविंग पर्पज के लिए है। इसी तरह से निकोटियाना रस्टिका के अंदर भी चेविंग पर्पज या किसी और पर्पज के लिए हम ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत सारे जितने भी टाइप्स है उनके लिए अगर हम यील्ड की बात की जाए तो वो एक डिफरेंट होगी, वो सबके लिए सेम नहीं है। तो इसके एक टेबल्स है जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको भी आप वहाँ से देख सकते हो। और फिर भी अगर कोई इस क्रॉप के अंदर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। और आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आई, वैसे पीडीएफ मैं पूरी सेंड कर दूंगा आपको। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।